प्रणाम स्वामी जी। आशीष दवे जी का बेंगलोर से क्वेश्चन है। गुरुजी प्रणाम। आपने 22 दिसंबर 2023 को यूट्यूब के एक ध्यान सेशन में श्वास का ध्यान जिसमें एक्सेल एफर्ट लगाकर करना है व इनहेल को होने देना है, यह विधि बताई। मैं यह विधि रोज कर रहा हूँ। आपने उस वीडियो में कहा है कि यह महत्वपूर्ण विधि है जो हमें कृष्ण या बुद्ध बना सकती है। कृपया मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। नंबर 1, यह विधि इतनी विशेष क्यों है और क्या यह विधि रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए भी कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, इस विधि के करने से काम वासना बढ़ने लगी है, क्या ऐसा सामान्यतः होता है? पहली बात तो यह है आशीष जी, इस पर अभी 3-4 दिन पहले ही वृहद चर्चा हुई है। 3-4 दिन पहले ही काफ़ी वृहद चर्चा हुई है। हो सकता है वो वीडियो अपलोड ना हुआ होगा, है ना, तो उसमें उत्तर मिल जाएंगे। इसमें जो दूसरा प्रश्न है वह उस पर चर्चा होनी चाहिए कि इस विधि के कारण काम वासना बढ़ रही है। इस विधि के कारण काम वासना बढ़ रही है। इस विधि के प्रयोग से ऐसा क्यों हो रहा है? यह आशीष जी की अपनी समस्या है। वह इस विधि का प्रयोग कर रहे होंगे। पहली बात तो एक्सेल की जो विधि है, यह विधि अचानक करने की है। इसके लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी है, कोई आयोजन नहीं करना है, इसके लिए विचार नहीं करने, गुणा भाग नहीं बिठालने कि कब करनी है, कहाँ करनी है, कितने बजे करनी है, कैसे करनी है, कौन सा आसन लगाना है, कैसे आँख बंद करनी है ना, आँख बंद करके करनी है, क्या करना, कोई भी गुणा भाग है ही नहीं। इसका कोई शेड्यूल ही नहीं है ना। ये किसी आयोजन का हिस्सा नहीं है। बाकी विधियाँ आयोजन का हिस्सा होती हैं। यह विधि जो हमने दी है, यह बगैर आयोजन के दी है। इसमें यह आयोजन का हिस्सा नहीं है। इसे मन की घटना बनने ही नहीं देना है। बाकी विधियों को के माध्यम से जो मेथड्स फॉर मेडिटेशन है, उन मेथड्स के सहारे हम छलांग लेते हैं। मन को ही इन्वॉल्व करके हम उसी के सहारे छलांग लेते हैं मन से पार जाने के लिए। उसमें मन का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हम मन का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। मन इसमें शामिल ही नहीं है। मन को शामिल करना ही नहीं है। इसलिए विधि बड़ी जरासी है और इसके बारे में जो है लगभग 25-30 बार चर्चा हो चुकी है। कुल मटेरियल आप देखेंगे तो 8 से 9 घंटे या शायद 10 घंटे से ज़्यादा इस पर चर्चा हो चुकी है और आगे चर्चा होती जा रही है, क्योंकि बहुत छोटी विधि है, बहुत सरल विधि है, लेकिन इसकी टेक्निक्स जो है बहुत बहुत डीप है। इसको समझने के लिए बहुत दिक्कत है। इतनी सरल है, इसको समझने के लिए 10 घंटे की परिचर्चा हो चुकी है, लेकिन इसे समझना बहुत शेष है। क्यों? क्योंकि यह छोटी सी विधि परम विधि है। इस विधि को जिसने ठीक से समझ लिया और उसके जीवन में शामिल हो गई तो बुद्ध और महावीर की स्थिति में, शिव और कृष्ण की स्थिति में सहजता से पहुंच जाएगा। तो बात इतनी सी है, मन के पार चले जाना। और मन के पार जाने का अर्थ क्या है? हैकिंग्स जो हैं वह डिस्ट्रॉय हो जाना। समस्या क्या है? समस्या सिर्फ हैकिंग की समस्या, और कोई समस्या है ही नहीं। तुम तो वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। तुम शिव हो जाओगे, कृष्ण की हैसियत के हो जाओगे। इसका अर्थ क्या है? तुम नहीं हो और हो जाओगे? अरे तुम हो ही, उसी हैसियत के हो। बस हैकिंग की समस्या है। तुम हैक्ड हो। और हैक्ड किससे हो? अपने आप से हो, अपने मन से हो। ठीक है ना? तुम मन हो और मन क्या है? द्वंद्व है, डुअलिटी है। उसमें एक हिस्सा कॉन्शियस माइंड है, एक हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है। समस्या यह है कि सबकॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। कॉन्शियस माइंड छोटा हो गया है। हमारी सभ्यता, हमारा विकास,
हमारा इंटेलिजेंस, हमारी टू मच इन्फॉर्मेशंस, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा करती जा रही हैं, बड़ा करती जा रही हैं, बड़ा करती जा रही हैं। कॉन्शियस माइंड छोटा होते जा रहा है। आपकी तर्क क्षमता बढ़ रही है ना, आपकी क्षमताएं, तर्क क्षमता बढ़ रही है, आपकी बहस करने की, जस्टिफिकेशन की, यह क्षमताएं आपकी बढ़ रही हैं। आप किसी भी स्थिति के बारे में कुछ भी डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं। धर्म, ध्यान, साधना, साइकोलॉजी, हर सब्जेक्ट पर आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बता सकते हैं। और सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से हो रही है? सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से। ये सारी ट्रेनिंग उसे ही दी जा रही है। तो यदि धर्म की, साधना की ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड को दी जाती है तो उसमें खतरे भी बहुत हैं, उसमें खतरे बहुत हैं, करना पड़ता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ टेक्निक्स दी जाती हैं, ट्रेंड किया जाता है, साधनात्मक विधियां दी जाती हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को दी जाती हैं, लेकिन इसके खतरे बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे बहुत सारे हठयोगी हैं, है ना, हमारे बीच में भी हैं, जो पूर्व जन्मों में काफ़ी उच्च अवस्था में रहे, काफ़ी उच्च अवस्थाओं में रहे, आज हमारे बीच में बैठे। इनके पूर्व जन्मों की किताबें पढ़ करके लोग उन किताबों को प्रणाम करते हैं। इनने जो लिखा है, इनके ग्रंथ हैं, उनको लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन जो है वही बाधा बन गई। वह ट्रेनिंग जो है सबकॉन्शियस माइंड की, वही बाधा बन गई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। धर्म, ध्यान, आत्मा, परमात्मा, समाधि, मुक्ति सब विसर्जित होना चाहिए। मुक्ति क्या है? मुक्ति के बारे में तुम बहुत सुंदर भाषण दोगे, क्यों दे रहे हो सुंदर भाषण? समाधि के बारे में तुम बहुत कुछ चर्चा कर सकते हो, क्यों कर पाते हो? क्योंकि यह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ट है, एक पैटर्न है, जरूरी है। क्योंकि दूसरा गार्बेज इतना ज़्यादा है, उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ ये डालना जरूरी भी है। लेकिन इससे मुक्त होना ज़्यादा मुश्किल है। उस गार्बेज से मुक्त होना तो वो कठिन वह भी है, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन यह गार्बेज जो है, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। यह हैकिंग बहुत खतरनाक है। तो हैकिंग को तोड़ा कैसे जाए? अब शब्दों से, बहस से, तर्क से, शास्त्र से, शास्त्रार्थ होते रहे ना, कितने शास्त्रार्थ हुए हैं, है ना। राजा जनक के दरबार में कितने शास्त्रार्थ होते रहे, बड़े उच्च कोटि के शास्त्रार्थ होते रहे, और जीवन भर वो शास्त्रार्थ करवाते रहे। क्यों करवाते रहे? कि इस बहाने, इस शास्त्रार्थ से शायद कोई एसेंस मुझे मिल जाए, शायद मेरी छलांग लग जाए, विसर्जित हो जाऊं, किसी बहाने पार हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। लेकिन क्या हो पाया? सब महानतम ऋषि मुनि जो उस तत्कालीन परिस्थितियों में रहे हैं, वो उनके दरबार में रहे, आए, उन्होंने शास्त्रार्थ किए। उनके ग्रंथ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जो ऋषि मुनि वहाँ पर आए, जनक के दरबार में जितने लोग आए, उनके शास्त्रार्थ जनक ने सुने हैं। वह ग्रंथ जो हैं सैकड़ों की संख्या में है, और वह ग्रंथ जो है महानतम ग्रंथ आज भी माने जाते हैं। और उन ग्रंथों के वह रचयिता खुद वहाँ मौजूद रहे। बहुत सारे ग्रंथ वहीं जो शास्त्रार्थ हुए, उसके आधार पर वो ग्रंथ सृजित हुए हैं। और राजा जनक की बात बनी नहीं। इतने मेधावी, इतने फ्लेक्सिबल, इतने सहज, उनकी बात वहाँ बनी नहीं। क्यों? क्योंकि साधना से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वह भी बाधा बन जाती हैं, और वह सबसे खतरनाक बाधा बनती है। अभी की समस्या क्या है इस गोल्डन एरा की, पता है आपको? हमारे पास भी जो साधक आ रहे हैं, सब भटक भटक के तो आ रहे हैं, है ना। सब लोग 8-8, 10-10 जगह रह के आए हैं ना।
और वहाँ पर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत साधनाएं करी हैं, बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, बहुत सुना है, बहुत समझा है, ज़बरदस्त तरीके से, इंटेंशनली 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल लगा करके फिर आए हैं ना, और जीवन भर साधना से संबंधित काम किए हैं, भारी एक्सरसाइज करी है, उसके बाद यहाँ आ रहे हैं ना। मामला है क्या? जब वो साधना उच्च कोटि के संतों द्वारा दी गई है, उच्च कोटि के बुद्ध पुरुषों द्वारा दी गई आप्तवाणी है, वह सुनी है, बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनी है ना, महान संतों की आप्तवाणी सुनी है ना, अच्छे से सुनी है, समझी है, प्रैक्टिस करी, सब कुछ किया है, तो फिर बात बनी क्यों नहीं? बात तो बन जानी चाहिए ना, आप्तवाणी थी ना, मुक्त पुरुषों के द्वारा कही गई वाणी थी, वह सुनी, वह समझी, कुछ प्रैक्टिस करी, प्रयास किए, साधना से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं थी उन प्रक्रियाओं में गए, बात बनी क्यों नहीं? सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न्स बन गए। इसलिए हम कहते हैं सांसारिक प्रपंचों से तो मुक्त होना ही है, आध्यात्मिक प्रपंचों से भी मुक्त होना है। शरीर से पार तो उठना ही है, यह उठे बगैर बात बनेगी नहीं। मन से भी ऊपर उठना है, भावों से भी ऊपर उठना है, आत्मा से भी ऊपर उठना है, परमात्मा से भी ऊपर उठना है, समाधि से ऊपर उठना है, मुक्ति से ऊपर उठना है। ये सब सारे कॉन्सेप्ट विड्रॉ होने चाहिए। कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। आत्मा, परमात्मा, समाधि, मुक्ति सब कॉन्सेप्ट है, विशुद्ध कॉन्सेप्ट है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट की मदद ली जाती है, लेकिन विशुद्ध कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई आत्मा नहीं होती है, कोई परमात्मा नहीं होता है, कोई मुक्ति नहीं होती है, कोई समाधि नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट विड्रॉ होने चाहिए। यह कॉन्सेप्ट जो है डीप मैट्रिक्स हैं, डीप मैट्रिक्स हैं, यह इनके उपयोग हैं, इनके उपयोग हैं, लेकिन यह उपयोग जो है यही डीप मैट्रिक्स बन जाते हैं, यह ही डीप मैट्रिक्स बन जाते हैं, और इनके कारण बात नहीं बनती। वही लगता है साधकों को कि हम इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं, इतना कुछ समझा, इतना सब कुछ किया, उसके बाद कहाँ फंस गए, क्यों फंस गए? बात बनती क्यों नहीं? तो उसके लिए जो है यह विधि आई है, छोटी सी विधि है। महान विधियों ने बड़े बड़े काम किए होंगे, ठीक है, अब यह विधि छोटी सी विधि है। अचानक एक्सेल, बगैर किसी पूर्व तैयारी के, तैयारी बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। इस विधि को करने के लिए किसी आसन की जरूरत नहीं है, किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, किसी परिवेश की जरूरत नहीं है, विशेष किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं है। किसी भी किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। यह हम कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, परेशानी हो, कुछ न समझ में आ रहा हो तो अचानक एक्सेल, जब कुछ न समझ में आ रहा हो तो एक्सेल। लेकिन इसका अर्थ वही उसी समय एक्सेल होना चाहिए, ऐसा नहीं है।
यह विधि ऐसी हो जानी चाहिए कि भीतर से अचानक कोई भी तरंग उठे और एक्सेल हो जाए, उस तरंग के विचार बनने के पहले। और एक्सेल कैसा होना चाहिए? जहाँ हो वहीं से होना चाहिए, नहीं तो वह तैयारी हो जाएगी। यदि पहले इनहेल को कंप्लीट किया और उसके बाद एक्सेल किया तो यह विधि तो नुकसानदायक हो जाएगी। मन को पूरी तरह से घुसा दिया। इनहेल को क्यों कंप्लीट होना चाहिए? तुम जहां हो जैसे हो वहीं से एक्सेल होना चाहिए। यदि आधे में श्वास है तो वहीं से एक्सेल होना चाहिए। यदि इनहेल शुरू ही हुआ था, इनहेल शुरू ही हुआ था, लेकिन जैसे ही ख्याल आएगा तो वहीं से एक्सेल हो जाएगा। हो सकता है 5% 10% ही इनहेल हुआ हो और वहीं से एक्सेल हो जाएगा। इसमें यह गुणा भाग नहीं लगाना है कि इनहेल कितने % हुआ है, मैं थोड़ा सा ठहर जाऊं फिर एक्सेल करूं, एक्सेल प्रॉपर होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल उलझ गए, जाल में फंस गए। जहां हो वहीं से तुरंत एक्सेल, बगैर किसी पूर्व तैयारी के एक्सेल हो जाना चाहिए, हो चुका होना चाहिए। तो जैसे ही एक्सेल होगा ब्रीथ पैटर्न सहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीथ पैटर्न सहज हो जाएगा। उसके बाद इनहेल होने देना है, उसमें बीच में नहीं आना है, बिल्कुल टांग नहीं फंसानी है। लोग इनहेल में भी थोड़ी कोशिश लगाते हैं कि कंप्लीट हो जाए, अच्छे से हो जाए। अरे बीच में नहीं आना है। इनहेल को ठीक से क्यों कर रहे हो? ठीक से कुछ नहीं करना है, होने दो ना। इनहेल को होने दो, अपनी सहजता में होने दो। बीच में ना आओ, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। अपनी टांग ना फंसाओ, हो जाने दो। इनहेल हो जाएगा तब फिर इफर्ट कैसा आएगा? उसमें फिर से एक्सेल होगा और एक्सेल जो है प्रॉपर होगा। दूसरा एक्सेल कैसा होगा? प्रॉपर होगा, नाभि तक जाएगा, नाभि के नीचे हारा केंद्र तक जाएगा और फिर अपने आप को छोड़ देना है। तो जो फर्स्ट एक्सेल है उसमें सारे चमत्कार छुपे हुए। फर्स्ट एक्सेल यदि किसी बगैर पूर्व तैयारी के होगा, उसमें तुम अपनी बुद्धि ज्ञान नहीं लगाओगे, बस हो जाएगा, तो सारी हैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सारी हैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हैकिंग्स किसकी है? तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स की है ना। वह तुम्हें हैक कर लेता है। तुम्हें का अर्थ तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को। हम मनुष्य हैं, ठीक है, अर्थात पशु जगत से ऊपर उठ रहे हैं, परमात्मा हुए नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भाई, शब्द तो कॉन्सेप्ट में ही है ना, सारे शब्द कॉन्सेप्ट हैं, तो किसी परमात्मा के कॉन्सेप्ट का तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो हम क्या हैं? पशु हैं, ऊपर उठ रहे हैं लेकिन पशु से, परमात्मा हुए नहीं है। तो इस बीच में एक द्वंद्व है, ठीक है ना, द्वंद्व है, और वह द्वंद्व जो है मन है। वह द्वंद्व क्या है? मन है। अब जो है हम किस यात्रा पर हैं? हमारी कॉस्मिक रिदम है क्या? हमारी कॉस्मिक रिदम है क्या? कॉस्मिक रिदम हमें किस यात्रा पर ले जा रही है? हमें हमारी कॉस्मिक रिदम कहाँ लेके जा रही है? हमें लेके जा रही है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वह 100% होना चाहिए, ठीक है ना। पशु में क्या है? सब कॉन्शियस माइंड क्या है? 100% है। वहां तक की यात्रा हो गई।
सबकॉन्शियस माइंड पशु में कितना है? 100% है। अब जो है हमने ऊपर उठना चालू किया, मतलब अब सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कॉन्शियस माइंड भी होना चालू हुआ, मतलब मन में द्वंद्व चालू हुआ। पशुओं में भी मन है, पशुओं में भी मन है, लेकिन वह सबकॉन्शियस माइंड है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा जीते हैं वह। और हम ऊपर उठ रहे हैं, मनुष्य हो रहे हैं, अर्थात अब कॉन्शियस माइंड भी हमारे पास हो गया है, लेकिन उसका अंश कम है। और सारी यात्रा, सारी ग्रोथ क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड की ग्रोथ, यानी कॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा हो जाए और सबकॉन्शियस माइंड शून्य हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड शून्य हो गया का अर्थात आप पशु नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और मनुष्य का क्या अर्थ है कि आप पशु भी हैं और परमात्मा भी हैं, दोनों एक साथ हैं। आप क्या हैं? पशु भी हैं और परमात्मा भी। पशु ज़्यादा है, परमात्मा कम है। आप पशु को, अपने पशु होने को ज़्यादा जी रहे हैं, परमात्मा होने को कम जी रहे हैं, इसलिए आप मनुष्य हैं। ज़्यादा संताप, ज़्यादा दुख इसलिए होगा। कहाँ होगा? सॉरी, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, मामला पेचीदा है, मामला पेचीदा है। आपका संताप और दुख कहाँ बढ़ेगा? जैसे जैसे आपका कॉन्शियस माइंड बड़ा होगा, आपका संताप और दुख बड़ा होगा। आपकी समझ जितनी विकसित होगी, आप उतने ज़्यादा दुखी और संतापग्रस्त होंगे। क्योंकि आपको अपना पशु ज़्यादा दिखने लगेगा। आपको भीतर का अपना पशु ज़्यादा दिखने लगेगा। तो जैसे जैसे साधना में ऊपर उठेंगे, ठंडी सिस्कारियां बढ़ती जाएंगी, दुख बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा। ज़ॉम्बीज़ जो है ना, जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना? कैसे वाले इंटेलिजेंस? फॉल्स इंटेलिजेंस रहती है उनके पास में। कौन सी वाली रहती है? टू मच इन्फॉर्मेशन वाली। टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है ना, ये अच्छा नहीं लगता, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। तो इसमें जो है ज़ॉम्बीज़ जो हैं, वह ज़्यादा दुखी नहीं होते, उनको ज़्यादा संताप नहीं होता है। मशीन है ना, मशीन को कहाँ से ज़्यादा दुख होगा, ज़्यादा संताप होगा? थोड़ा बहुत 2-3-4% कॉन्शियस माइंड है तो उस अनुपात में थोड़ा बहुत कभी कभी दुख हो जाता है उन्हें, थोड़ी बहुत संवेदनाएं हो जाती हैं उन्हें। तो जैसे साधना का जीवन में प्रवेश होगा तो साधना से होता क्या है? वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, हाइपोथेसिस सारी यूज़ होती है। मुक्ति, समाधि, परमात्मा, आत्मा, यह डाल करके दूसरी मैकेनाइज चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है। वह रिप्लेस होती जाती है, कॉन्शियस माइंड उसके साथ में बढ़ता जाता है। रिप्लेस तो होती है, लेकिन वह स्पेस थोड़ा क्लियर करके छोड़ती भी है। कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, दुख और संताप बड़ा होगा। अर्थात अब तुम जो है पशु से थोड़े ज़्यादा मनुष्य होने लगे। ज़्यादा मनुष्य का अर्थ है कि तुम्हारी संवेदनाओं का विकास ज़्यादा होने लगा, तुम परमात्मा की ओर बढ़ने लगे। परमात्मा यानी क्या? परमात्मा का अर्थ है पूर्ण सहज संवेदनशीलता। पूर्ण सहज संवेदनशीलता, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिसंवेदन, है ना। प्रतिसंवेदन को एक आयाम से आज और अनफोल्ड कर लिया, ठीक है ना। प्रतिसंवेदन को तो समझना ही पड़ेगा, इसलिए हम अलग अलग आयामों से प्रतिसंवेदन को हम खोलते रहते हैं। समझना ही पड़ेगा प्रतिसंवेदन को। पूर्ण सहज संवेदनशीलता अर्थात परमात्मा। परमात्मा कौन है?
जो सहज प्रति संवेदित होता है। परमात्मा कौन है? जो सहज प्रति संवेदित होता है। सहज प्रति संवेदित कौन होता है? वहाँ कोई होता ही नहीं है, सिर्फ कॉस्मिक रिदम होती है, वहाँ कोई होता ही नहीं है। क्या होती है? कॉस्मिक रिदम। अलग से कोई परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती वहाँ। फिर कॉन्सेप्ट को उठा के फेंक दो, सिर्फ कॉस्मिक रिदम है। ठीक है ना? पशु सुंदर है, पक्षी सुंदर है, कॉस्मिक रिदम को जी रहा है। कॉस्मिक रिदम उसकी ऐसी है कि उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीना है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जीना है। वह उसे जी रहा है, इसलिए वह सुंदर है। कॉस्मिक रिदम के लिए जो उसकी परिस्थिति और भूमिका होनी चाहिए वह उसे ही जी रहा है, उसे इतर नहीं जा रहा है। वह कोई पशु मनुष्य होने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई पक्षी कुछ और होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपने पक्षीपन को जी रहा है। तो वह सुंदर है, उसमें एक सहज सौंदर्य है ना? और मनुष्य एक द्वंद्व है, वह पशु से ऊपर उठ रहा है, पशु नहीं है और उसे ऊपर उठना है। ट्रांजिट, संक्रमित स्थिति है, ट्रांजिट सिचुएशन, एक संक्रमित स्थिति है मनुष्य। पूरी दुनिया में दुख और संताप से मनुष्य को होता है, पूरे संसार में दुख और संताप जो है वह मनुष्य को होता है। बाकी जीवों को कष्ट होता है, दुख नहीं होता। बाकी जीवों को कष्ट होता है, दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, रिग्रेट्स को नहीं जीते हैं वो सब। हम कितने भावों को जीते हैं, कितने भावावेगों को जीते हैं। अब बहुत गौर से देखो तो जो है काम क्रोध जो मनुष्य के जीवन में है और पशुओं के जीवन में, उसमें फर्क है ना? पशुओं के जीवन में जो काम क्रोध है उसमें भी सौंदर्य झलकता है। मनुष्य के जीवन में जो काम क्रोध है उसमें सौंदर्य नहीं झलकता। वो डिस्कवरी चैनल देखते हैं ना, उसमें पशुओं के जीवन के काम क्रोध वगैरह दिखाए जाते हैं ना, देख करके बुरा लगता है क्या? सहज स्वाभाविक लगता है। एक मनुष्य का काम क्रोध देखो, गड़बड़ लगने लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, ये कॉस्मिक रिदम के अनुरूप नहीं है। उनका काम क्रोध भी कॉस्मिक रिदम के अनुरूप है ना? बाकी चीजें देखो, मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मासर घृणा भय प्रमाद, ये सिर्फ हमारे विशिष्ट गुण हैं, मनुष्य की थाती है। यह पशुओं के पास नहीं है, ये हमें विशिष्ट बनाते हैं। ये सारे विकार हमारी विशिष्ट धरोहर है। कॉस्मिक रिदम को हम नहीं जी रहे हैं, कॉस्मिक रिदम को हम नहीं जी रहे हैं। और लेसन्स क्या है? कॉस्मिक रिदम को जीना है, कॉस्मिक रिदम को जीना है। तो सारे लेसन्स इसी के लिए हो रहे हैं। बहुत गौर से देखो तो सारा आयोजन है किस लिए? वह है तो वही, दूसरा तो कोई है नहीं, वही है ना, वही निर्गुण, वही निराकार, वही शिव तत्व जो अजन्मा है।
जो देश काल के पार है, वही है ना, वही सगुण है, हो रहा है, सगुण है नहीं, सॉरी हमारी भाषाएं देखो कितनी खतरनाक है ना। वह सगुण हो रहा है, निर्गुण सगुण हो रहा है, सगुण है नहीं, वह निर्गुण है कहाँ पर, निर्गुण है और सगुण नहीं है, निर्गुण है और सगुण हो रहा है। वह निराकार है और आकार में खेल रहा है, लीला कर रहा है। वह निराकार हो रहा है नहीं, वह निराकार है, वह निराकार है और आकार है नहीं, आकार में खेल रहा है, हो रहा है। समझना पड़ेगा। वह निर्गुण हो नहीं रहा है, वह निर्गुण है और सगुण है नहीं, सगुण हो रहा है। समझना पड़ेगा, सगुण हो रहा है। और वही है, उसी का खेल है। वही जो है विरूप में प्रकट होता है ना, अर्थात उसकी लीला विरूप से चलती है, पत्थर से चलती है। रेत मिट्टी बालू, शैवाल कवक अमीबा, एक कोशिकीय जीव, जलचर उभयचर थलचर नभचर, विविध प्रकार के खेल उसके, कितनी जैव विविधता है, इकोलॉजी समझ रहे हो, कितनी विविधता है। ये सारे खेल किसके लिए हैं? ये सारे खेल चलकर कहाँ आ रहे हैं? खेल कहाँ पहुँच रहा है? मनुष्य। वही एक साइकिल है ना, खेल का मतलब साइकिल ही होता है। कोई भी खेल साइकिल में ही हो सकता है, साइकिल के बाहर कोई खेल नहीं हो सकता। साइक्लिक होते हैं सारे खेल, सारी लीला साइक्लिक होती है। एवरीथिंग इज साइक्लिक, यहाँ पर साइक्लिक, सब कुछ साइक्लिक है। इसके बाहर कुछ होता ही नहीं। हम एक पुरस्कार की घोषणा कर सकते हैं। दुनिया का जो सबसे धनी व्यक्ति है उसके बराबर का धन हम उसे दे देंगे। किस व्यक्ति को? जो सीधी रेखा खींच के बता दे, ऐसी रेखा जो बिल्कुल सीधी हो, वो खींच के बता दे, तो हमारी तरफ से हम उतना पुरस्कार देंगे उस व्यक्ति को जितना, मतलब कर्व उसमें होना ही नहीं चाहिए, उस रेखा में कर्व होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी भी अंश में नहीं होना चाहिए। हम उसे उतना धन देंगे जितना धन दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के पास है। क्या संभव है कोई सीधी रेखा खींचना? एवरीथिंग, सब कुछ कर्व में है ना। वह किसी न किसी चक्रीय गति को फॉलो कर रहा है। जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है नहीं, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वह किसी गति में हो रहा है। होना का मतलब ही गति है, या गतियों के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना संसार में, जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो मनुष्य के हिसाब से सवाई गतियों के तो कुछ है ही नहीं यहाँ। और सारी गतियाँ किसी कर्व में ही है। स्ट्रेट कोई गति होती ही नहीं है, सीधी कुछ गति होती ही नहीं। सब कुछ किसी साइकिल को, कर्व का मतलब वो कहीं ना कहीं जाकर कोई साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के वह चक्र परिपूर्ण हो जाएगा, उसी जगह पर वापस आके खड़े हो जाओगे। बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है उसमें। अच्छा, गति है और वह पूर्ण होगी तभी तो समय का इल्यूजन पैदा होगा ना। भाई साइकिल होता है तभी तो समय का इल्यूजन काम करता है ना। यदि उस बिंदु पे वह चीज वापस ना आए तो फिर समय कैसे, समय का इल्यूजन पैदा ही नहीं हो सकता। समय का इल्यूजन पैदा कैसे होगा? होगा कोई भी चीज वहीं पर वापस आती है तभी तो समय का इल्यूजन पैदा होता है ना।
अरे चक्र वापस घूमता है इसलिए तो समय का इल्यूजन पैदा होता है, समझो तो सही। समय का इल्यूजन है कहां पर? इस लीला में समय आया कहां से? ये इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन आया कहां से? यह इल्यूजन आया कहां से? समय का इल्यूजन आया कहां से? क्योंकि हर गति जो है साइक्लिक है और साइकिल कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के बाद फिर से अगली साइक्लिक गति चालू होती है। तो यहीं पर सापेक्षता, रिलेटिविटी यहीं पैदा होती है। जो रिलेटिविटी है, सापेक्षता है, यहीं पर पैदा होती है, यहीं पर समय पैदा होता है। समय का इल्यूजन वहीं पैदा होता है। समय का इल्यूजन यहीं पैदा होता है। भाई समय इल्यूजन, समय का इल्यूजन भी कहां से पैदा होता है? क्योंकि सब कुछ गतियां हैं और हर गति साइक्लिक है। स्ट्रेट कुछ होता ही नहीं, सीधा कुछ होता ही नहीं, सीधी लाइन खींची नहीं जा सकती। सब में कर्व है, हर चीज में कर्व है, हर चीज में कुछ भी हो रहा हो सब में कर्व है। अर्थात वह किसी साइकिल में है और वो साइकिल कंप्लीट होगा। इसीलिए जो है सापेक्षता काम करती है। भाई सापेक्षता को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने हिसाब से समझाया, हम उसको वृहत करके समझा रहे हैं। जैसा समझना चाहिए सापेक्षता को उसकी परिपूर्णता में हम समझा रहे हैं, उसकी परिपूर्णता में हम समझा रहे हैं। इस तरीके से किसी वैज्ञानिक ने भी कभी विचार न किया होगा, कभी एक्सप्लेन न कर पाया होगा। कि सारी गतियां जो है वर्तुल में है, चक्र में है, साइक्लिक है और अपने पूर्व बिंदु पर आ जाती हैं। पूर्व बिंदु पर आने पर साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस कारण जो है समय का इल्यूजन काम करता है, इस कारण ही सापेक्षता काम करती है। अब तुमने जो घड़ी वाला टाइम बनाया है, गौर से देखो, किन्हीं चक्रों पर ही तो आधारित है ना। धरती है, अक्षीय गति करती है और कक्षीय गति करती है। एक अपनी धुरी पर घूमती है और एक कक्षीय गति करती है। 24 घंटे में ऐसे और 365 दिन में ऐसे कुछ मिनट सेकंड के फेर होते हैं। साल में कुछ 4 घंटे कुछ का फर्क होता है, जो भी 365 के अलावा प्लस 4 आवर्स समथिंग होते हैं, है ना। और 24 घंटे में भी कुछ 1 सेकंड का कोई हिस्सा और इंक्लूड होता है। तो यह जो है, यह जो गतियां हैं, इन गतियों को ही तो तुमने तोड़ा है ना। इन गतियों के आधार पर ही वो कंप्लीट हुआ साइकिल, उसको ही तुमने कह दिया ना दिन। और इस दिन को फिर 2 हिस्सों में किया, दिन और रात। फिर इसे 24 घंटे बनाए, सेकंड बनाए, यह बनाए, वो बनाए, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, यह वह फलाना। तुम कितना भी गुणा भाग लगा लो, बेस तो वही है ना तुम्हारा। और जो है वो वाली गति होगी, तुमने उसका साल बना लिया, है ना। अब तुम्हारे जो है प्रकाश की गति को भी तुम नापोगे तो लाइट ईयर्स में नापते हो। तुम्हारा ईयर तो यही, बेस तो यही है ना। लाइट ईयर का मतलब क्या? तुम्हारी धरती जब एक चक्कर मारेगी और उस समय में जो प्रकाश गति करता है उसको तुम लाइट ईयर बोलोगे। बेस तो तुम्हारा यही है ना। तो सारे गुणा भाग तुम्हारे चक्र के आधार पर चलते हैं, है ना। तुम देखो तुम्हारे पास जो सारे शब्द हैं, उन शब्दों को ठीक से समझो तो सही। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं तुम्हारे पास। संसार, संसार का अर्थ क्या होता है? घूमता हुआ चक्र। जगत, जगत का क्या अर्थ होता है? गोल चीज जो घूम रही है ना। वो कुएं के ऊपर एक बना होता है ना, सीमेंटेड बना देते, कुछ बना, उसको भी जगत बोलते हैं, मतलब गोल है। सब कुछ चक्रीय है। और इन चक्रों के कारण जो है सारी लीला खेली जाती है, क्योंकि वह चक्र कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, और वही खेल है। खेल का मतलब वह पूरा होना चाहिए, पूरा होगा और फिर से खेला जाएगा, ठीक है ना। पूरा होगा और फिर से खेला जाएगा किसी
सापेक्षता में, मतलब खेल शाश्वत भी है और पूरा भी हो रहा है। देखो, खेल क्या है? शाश्वत है और खेल पूरा भी होता है। क्योंकि शाश्वत खेल जैसा खेल हो नहीं सकता, बीच में इसको पूरा होना पड़ेगा, फिर दोहराना भी पड़ेगा। और खेल कभी खत्म होता नहीं, खेल कभी शुरू हुआ नहीं और पूरा भी होता है। क्योंकि खेल कभी शुरू ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो खेल में आएगा ही नहीं जब तक बीच में ये इल्यूजन्स ना हो। सारा खेल इल्यूजन है, सुंदर है, कॉस्मिक रिदम है। इस कॉस्मिक रिदम में यह भी जरूरी है, मनुष्य भी जरूरी है, यह समस्या भी जरूरी है, दुख संताप भी जरूरी है। काम क्रोध तो पशुओं में भी है, लेकिन मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मात्सर्य घृणा भय प्रमाद, तुम्हारा सेपरेशन अहम जरूरी है। क्योंकि ये पीक पर, यहीं पर निर्णय होना है ना। तुम देखते नहीं, खेल होता है, खेल होता है क्रिकेट का या कोई भी, सब लोग मजे से देख रहे होते हैं ना। सबसे ज्यादा उत्तेजित कब होते हैं? जब लास्ट ओवर होता है या आखिरी समय आता है और टसल का खेल होता है। आर या पार, आर या पार, आर या पार, यह या यह, है ना। उस समय तुम्हें ज्यादा उत्तेजना होती है ना। तो यह जो खेल है कि वह निर्गुण, जो कि है, निर्गुण हो नहीं रहा है। निर्गुण क्या है, वह क्या हो रहा है? सगुण हो रहा है। सगुण है नहीं, सगुण हो रहा है। वह निराकार है, निराकार हो नहीं रहा है, वह निराकार है। और क्या हो रहा है? आकार में खेल रहा है, आकार हो रहा है। ठीक है ना। तो वह जो है पत्थर के रूप में आएगा और पिघलते 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 रेत मिट्टी शैवाल कवक थलचर उभयचर नभचर मनुष्य तक आएगा, है ना। और मनुष्य में आकर के यहाँ पर फिर से वह कहाँ हो जाए, क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा का अर्थ क्या है? वो वही हाइपोथेसिस जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना, वही परिकल्पना कि खेल पूरा हो गया। परमात्मा का मतलब क्या है? वो वाला एक सर्कल पूरा हो गया, वह परमात्मा है। परमात्मा यानी पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूर्ण परमात्मा बोलते हैं ना। परमात्मा यानी पूर्णता, क्या पूर्ण मदम पूर्ण वंदम, ऐसे कोई श्लोक लोग भी चलते हैं। तो पूर्ण, पूर्ण का मतलब साइकिल पूरा हो गया। और क्या पूर्ण का मतलब क्या है? वो साइकिल पूरा हो गया। पत्थर से चले थे, पत्थर से कौन चला था? वही चला था, वह पत्थर हो गया था और फिर वही हो गया। बात पूरी हो गई ना, बात पूरी हो गई। बात पूरी हो गई। तो बात पूरी कैसे होगी? यह जो कॉन्शियस माइंड है यह पूरा हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड डिलीट हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। साधना क्या है? क्लिनजिंग की साधना है। क्लिनजिंग, इन सारे विकारों को क्लीन हो जाना है। क्लीन होने में अंतिम बाधाएं क्या है? अंतिम बाधा है आत्मा, परमात्मा, समाधि, मुक्ति। बड़े खतरनाक खतरनाक शब्द हैं, है ना। ये अंतिम बाधा है। ज्ञान, फिर कुछ आप्त वचन, पुराने कुछ शास्त्रों के लिखे हुए, इधर उधर पढ़े सुने, मुक्त पुरुषों द्वारा कहे गए, वो सब क्या है? बाधा, बैरियर्स, है ना, खा जाते हैं। आप तो वचन भी डकार जाते हैं तुम्हारी मुक्ति को, तुम्हें खा जाते हैं।
पोस्टपोनमेंट कर देते, पार नहीं होने देते तुम्हें। ले आए हैं वो तुम्हें आगे तक, धन्यवाद दो उनका, लेकिन तुमसे ग्रस्त क्यों हो? अरे धन्यवाद दो, आगे बढ़ो। नहीं जी, यही सब कुछ है, इसी में मुक्ति छुपी है। अरे इसमें मुक्ति नहीं छुपी है, बाद में इससे मुक्ति पानी पड़ेगी, इनसे भी मुक्ति पानी पड़ेगी, नहीं तो ये बंधन खतरनाक बंधन है। ऐसा माया जाल क्यों होता है? क्योंकि होना चाहिए। माया क्यों है? क्योंकि खेल का हिस्सा है। तुम उलझते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें उलझना चाहिए, तभी तो सुलझोगे। उलझने और सुलझने में तो खेल पूरा होगा। खेल का मतलब क्या है? पहले उलझोगे, बाद में सुलझोगे, तभी तो खेल पूरा होगा। गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा है। गड़बड़ कहाँ है? कहीं नहीं है। रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब ब्रीथ सहज। ब्रीथ सहज का क्या अर्थ है? कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो गए। क्या हो गया? कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो गए। बस इतना ही तो बात है। नहीं हो पा रहे हो तो फिर क्या बाधा है? तुम हैक हो जाते हो। कोई तुम्हें हैक कर देता है और कॉस्मिक रिदम से हटा देता है। कौन हटा देता है? सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हटा देते हैं, है ना? तुम पैटर्न को हटा दो, हैकिंग को डिस्ट्रॉय कर दो। हैकिंग को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? मन के माध्यम से। मन ही तो चालाक मामला है। मन ही पूजा, मन ही धूप, है ना? मन ने खूब उलझाया, फिर सुलझाने में मदद करी। आत्मा परमात्मा समाधि मुक्ति के सहारे खूब सुलझाया, खूब अच्छी स्टेज पे लाया। अब बोलता है कि नहीं, तुम ईमानदार रहो जी, ये समाधि मुक्ति आप तो वचन इनके प्रति ईमानदार रहो, आत्मा परमात्मा के प्रति ईमानदार रहो, है ना? ईमानदार रहो। जाल वहीं का वहीं है, बेहतर है पहले से। जाल जो है बेहतर है पहले से। धागे रेशम के हैं, मजबूत धागे। धागे रेशम के धागे हैं। रेशम के धागे से कोशिश करना, कुछ ऐसे हाथ रगड़ना, हाथ कट जाएगा। रेशम का धागा गर्दन काट देगा, बड़ा तेज, बड़ा खतरनाक होता है रेशम का। कितना प्यारा धागा है ना, कितना महंगा होता है, कितना शानदार। गर्दन काट देगा, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसका एक बाल बांका नहीं होगा। रेशम का धागा। कॉस्मिक रिदम यानी सहजता। सहज श्वास यानी सहजता। मतलब प्राण से सब जुड़ा हुआ है ना, समझो तो सही। अरे प्राण सहज हो गए, खेल ही खत्म हो गया ना। प्राण ही को तो सहज करना है। ब्रीथ जो है इन भीतर बाहर हो रही है, सारी गड़बड़ी, सारी इन्फ्लुएंस सिस्टम इस ब्रीथ पे ही काम करती है ना। तुम्हारी ब्रीथ को ही तो हैक करती है। तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हर किसी भी परिस्थिति में जाओ, तुम्हारी ब्रीथ चेंज हो जाती है। काम वासना के समय तुम्हारी ब्रीथ अलग हो जाती है, तुम्हारे श्वास के का सिस्टम अलग काम करता है, क्रोध में अलग काम करता है, लोभ में अलग काम करता है, हजार तरीके की हैकिंग है, भय में अलग काम करता है ना? तो हम क्या कहते हैं? अचानक एक्सेल, तैयारी बिल्कुल नहीं करना। जैसे उसका ख्याल आए ना, एक्सेल शब्द आए ख्याल में, उसके पहले एक्सेल हो चुका होना चाहिए। एक्सेल शब्द बन करके, विचार बन के जब सतह पर उभरे, तुम्हारी सतह पर उभरे, तब तक एक्सेल हो चुका होना चाहिए। मन को जगह ही नहीं मिलना चाहिए।
स्पेस ही नहीं मिलना चाहिए, समय ही नहीं मिलना चाहिए। समय के पार शुरू में ही छलांग ले लो, पहले ही बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। एक्सेल है ना, पहले बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। हैकिंग ऐसी टूटेगी, वाट लग जाएगी उसकी। दूसरी हैकिंग आने में ही बिल्कुल वाट लग जाएगी, क्योंकि इतना खतरनाक हथियार मारा, हाँ, ऐसी तलवार चलाई कि क्या कहना। फिर इनहेल हो रहा है, अपने से हो रहा है। ज्ञानी पुरुष इनहेल प्रॉपरली करते हैं, इसलिए वो ज्ञानी मनुष्य बने रहते हैं, स्कूल का बस्ता उठाते रहते हैं। अरे इनहेल को होने दो, बीच में टांग क्यों फंसाते हो? इनहेल को प्रॉपर करते हो। अरे क्यों करते हो? तुम आता है शरीर को इनहेल कैसा होना चाहिए। तुम काहे बीच में टांग फंसा रहे हो? काहे अपना ज्ञान लगा रहे हो? तुम्हारा ज्ञान ही तो समस्या है। इनहेल को तो होने दो, वहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, होने दो। जब हो जाएगा ना, तब अपने आप फिर जो है वह सहजता के साथ में इंडिकेशन आ जाएगा, और तुम फिर अगला एक्सेल प्रॉपर करोगे। उसमें कोई टाइम गैप पैदा होता है तो होने दो ना। कुंभक, होने दो ना, थोड़ी देर हो सकता है, दो चार सेकंड सांस नहीं चलेगी, अच्छी बात है। वह तो 2-4 सेकंड सांस नहीं चलेगी तो फिर एक्सेल होगा, एक्सेल में एफर्ट होगा, तुम पूरे आओगे, है ना। तुम प्रॉपर एक्सेल करोगे मतलब प्रॉपर सुसाइड करोगे, प्रॉपर एक्सेल करोगे मतलब प्रॉपर सुसाइड करोगे, ठीक है ना। और सुसाइड प्रॉपर करोगे तो फिर इनहेल प्रॉपर होगा, प्रॉपर होगा। तुम रहोगे ही नहीं ना बीच में। ठीक से एक्सेल किया तो तुम्हारी सारी प्रवृत्तियां उसके साथ में बाहर चली गई ना, करने के सारे आग्रह बाहर चले गए ना। उसमें यदि उस समय हो सके, जो फर्स्ट वाले में नहीं, अचानक वाले में नहीं, दूसरे वाले में हो सके तो उसमें इंक्लूड कर लेना। क्या इंक्लूड करना जा रहा है? क्या क्या जा रहा है? जो कुछ है सब जा रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, अहम, ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, क्या प्रत्याहार, और क्या क्या है? आत्मा, परमात्मा, समाधि, मुक्ति, ज्ञान, हाँ, आप्त वचन, सब जा रहे हैं। भाव कर लेना, सारा कूड़ा बाहर जा रहा है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। किसको लेकर के? पूरे कूड़े को लेके। सारा कूड़ा, आत्मा परमात्मा नाम का कूड़ा, समाधि मुक्ति नाम का कूड़ा, गार्बेज, सारा गार्बेज बाहर जा रहा है। और सब हो रहा है ना। श्वास ली जा रही है, जानी जा रही है, अपने आप जा रही है और जानी भी जा रही है। तो यह विधि कैसी हो जाएगी? परम विधि, है ना। और यह विधि जो है शिव और कृष्ण के स्टेज पर, बुद्ध और महावीर के स्टेज पर तुम्हें सहजता से ले जाएगी। तुम्हें सहजता से ले जाएगी मतलब तुम्हें सहजता से फिनिश कर देगी, ताकि तुम उस स्टेज, वह स्टेज आ जाएगी, तुम्हें सहजता से फिनिश कर देगी। तुम बुद्ध महावीर हो जाओगे। थोड़ा फुसलाने वाली बात है, सीधी सीधी बात करो ना। अरे तुम रहोगे ही नहीं तो बुद्ध महावीर और कृष्ण वाली स्टेज आ गई ना। तुम्हें सहजता से फिनिश कर देगी यह विधि, डिजॉल्व कर देगी, खत्म कर देगी। पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए तुम, तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा तुम गए कहाँ। गुरुजी, ये साधना के समय जब आप कह रहे हो कि जैसे दुख और संताप बढ़ जाता है बहुत, उसके बाद फिर उसको सम भी तो होना पड़ेगा ना। हाँ वही तो भाई, संताप वो बढ़ेगा, वह बढ़ेगा तभी तो उस तरफ समझ बढ़ेगी ना। सारी समझ क्या है? संवेदनाओं की तो समझ है ना। समझ क्या है? संवेदनाओं की समझ है। संवेदनाएं मतलब ये जो दुख संताप, ये सब तो संवेदना ही तो है। खुशी, यह वह फलाना, है ना। और इन संवेदनाओं के सहारे तुम्हारी मेधा जो है विकसित होती है। इसी से तो विकसित होती है ना तुम्हारी मेधा।
तुम्हारी प्रज्ञा इसी से तो जागती है। और तब जो है सम की दिशा में बढ़ोगे। पहले तो समझ नहीं होती, कहाँ ढूंढते हैं फिर? दुख संताप हो रहा है तो बोले कल किसी पार्टी में चलते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो सेलिब्रेशन करेंगे तो दुख संताप खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होता, भूलता है और डबल ताकत से फिर वापस आ जाता है। सेलिब्रेशन से कोई चीज बात बनेगी? सारे सेलिब्रेशन उत्तेजना के हैं, मतलब उस एनर्जी को दूसरी तरफ घुसा दो जबरदस्ती, है ना। तुम तो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो आ ही रही है, टेम्पररी वहाँ इन्वॉल्व कर दिया, बाद में जैसी एनर्जी आएगी उसको वापस मिल जाएगी, दुख संताप वापस बढ़ेगा। दुख संताप तो एक अच्छी बात है ना। दुख संताप का मतलब तुम्हारी विजडम की तरफ बढ़ रहे हो ना, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बड़ा हो रहा है ना, तो बढ़ते 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 जो है एकदम पीक पे चला जाएगा और अंत में छलांग मारोगे। कहाँ? मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस्मणि मरो जिस्मणि गोरख मरी दीठा। मतलब तुम जो हो सबकॉन्शियस माइंड में का जोड़ हो, मतलब जो भी पैटर्न्स हैं या आग्रह है, दुराग्रह है, धारणाएं हैं, ज्ञान है, ये है वो है, तुम सब का जोड़ हो, है ना। वो 5 कोश अपन ने बात करी थी ना, 5 कोश टूटते हैं ना, आनंदमय कोश भी टूटता है ना। विज्ञानमय कोश, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशंस ये वो तुम्हारे जितने भी हिप्नोटिज्म है, विज्ञानमय कोश, यानी हम उसको अज्ञानमय कोश कहते हैं। सारे हिप्नोटिज्म टूटेंगे, है ना। आत्मा, परमात्मा, समाधि, धर्म, ये वो सारे हिप्नोटिज्म टूटेंगे। विज्ञानमय कोश का मतलब क्या होगा? तुम्हारे सारे हिप्नोटिज्म टूट जाएंगे, और सारे हिप्नोटिज्म टूट जाएंगे तो फिर अंतिम हिप्नोटिज्म बाकी रहेगा, आनंद, है ना। आनंदमय कोश भी भग्न होना चाहिए। आनंद में कौन है भाई? ढूंढो, निपटाओ उसको। कोई आनंदित हो रहा है, ये आनंदित हो रहा है ना, फिर समस्या में पड़ेगा ये बंदा। कुछ ना कुछ है जो आनंदित हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो है। आनंद में का कोश का भग्न होने का मतलब कोई आनंद में है, ये आनंद में है कौन? ढूंढो इसको, निपटाओ, ये आनंद में है, ये फिर आगे जो आगे जा करके फिर पूरे जाल रचेगा, फिर माया जाल रच देगा, गड़बड़ कर देगा। तो आनंदमय कोश भी अंततः भग्न होना चाहिए। आनंद मनाने वाला भी भग्न हो जाना चाहिए, नहीं तो उच्च लोक का देवता बन जाएगा ये तो। वहाँ किसी और टाइम इल्यूजन को जी रहा होगा, बहुत गो स्लो लाइफ को जी रहा होगा, इतनी गो स्लो को जी रहा होगा कि उसको फिर वो उसकी एरा भी बड़ी लेट आएगी, हजारों साल लाखों साल तक फंसा रहेगा वहाँ पे। फिर उसकी जब एरा तैयार होगी तब उसका जन्म होगा, है ना। फिर इस प्लेटफॉर्म में आएगा, फिर लर्निंग लेगा कि बाबा रे आनंदमय कोश बड़ा खतरनाक है। ऐसा लगता है मुक्त हो गए, ऐसा लगता है मुक्त हो गए हम तो, परम मुक्ति है, और जाके उच्च लोक में फंस गया। उसमें भी और कुछ स्टेजेस है, अनागामी लोक में भी जा सकता है, हो सकता है इसके यहाँ जन्म ना हो, वहीं भोग भाग करके निपट जाए, वहाँ के समय के बहुत को जिएगा, कुछ युग जिएगा, युगों में जीना पड़ेगा उसे, है ना। युग पुरुष बनेगा, युगों को जिएगा, फिर अपनी बोर्डम को दूर करने के लिए कुछ करेगा, करना तो पड़ेगा ना, फंसा है तो करेगा। अरे कहीं भी फंस तू, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, करेगा। कल करुणा कर, कल्याण कर, कुछ ना कुछ कर। अरे कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, वाला जोक हमने सुनाया था ना। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कल्याण करो, जगत के लोगों का कल्याण करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। थिन सेपरेशन को जी रहे हो ना, जी तो सेपरेशन को ही रहे हो, तो फिर कल्याण करना पड़ेगा, परम कल्याण। परम कल्याण करते 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 जो है
तब जाके वो डिसॉल्व होगा। युगों लगेंगे, युगों लगेंगे। प्रणाम ईश्वर। मेरा सवाल ये है कि एक्सेल होने के बाद मुझे पता चल रहा है, तो ये क्या मेरे लिए एक हाँ। अच्छी स्थिति है? हाँ, मतलब मन को तो बाद में ही पता चलना चाहिए ना। जी जी एक्सेल हो गया, अब बाद में मन को पता चलता है कि एक्सेल हो गया। जी और एक्सेल कहाँ से होगा? जहाँ पर हो वहीं से होगा। जी प्रॉपर एक्सेल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉपर एक्सेल का मतलब गलत एक्सेल है। जी। प्रॉपर एक्सेल का मतलब ही गलत एक्सेल है। मतलब उसमें कोई तैयारी शामिल रही होगी, जी। उसमें मन घुसा होगा, उसमें समय आ गया होगा। और 1 महीने तक जैसे एक्सेल करीब मुझे लगा 1 हफ्ते पूरी टाइम लगी। 1 महीने बाद पता चला कि एक्सेल तो अपने आप हो रहा है। बस फिर वही। सिर घर में सिर जैसे सिर भर चल रहा है, मेरी बॉडी का पता नहीं कुछ भी। और जब सहस्त्रार्थ में जो फ्लावरिंग दिख रही है वो मुरझाई सी दिख रही है, इसका क्या मतलब हुआ फिर? ये तो बहुत सारे प्रोजेक्शंस भी इसमें शामिल हैं जी जी मन के। जी आपका मन ज़्यादा शातिर है ना? जी शायद। ज़्यादा शातिर है, ज़्यादा उल जाता है, बड़े दुनिया भर के प्रोजेक्शन उठा उठा के देता है। यहाँ बैठे लोग, जितने लोग जितनी फिल्में देखते होंगे ना, अकेले आप उससे ज़्यादा फिल्में देख डालती हैं मन ही मन में, है ना? यदि सचमुच ऐसा हो रहा है, सचमुच ऐसा हो रहा है कि एक्सेल होने के बाद पता चल रहा है, मतलब राइट पाथ पर हो। मन है क्या? बहुत सारी घटनाएं जो हैपनिंग्स होती है ना, मन बाद में उनकी व्याख्या करता है। मन जो है बाद में उनकी व्याख्या करता है, और वह समय इतना कम होता है, हमें लगता है कि मन का मतलब जो है मन के द्वारा ही वो सब हो रहा है, मन उसमें शामिल है। कोई हैपनिंग्स भी होती है ना, तो हैपनिंग्स को मन ऐसा दर्शाता है कि मैं इन्वॉल्व हूँ इसमें, मेरे कारण हुआ, जबकि उसका कोई रोल ही नहीं है। वो जो कमेंट्री होती है ना खेलों की, खासतौर पे क्रिकेट वाली, जी ये छक्का लगा, ये चौका लगा, छक्का, मतलब वह जो है एक्चुअली होने के बाद कमेंट्री होती है, और मन की थोड़ी और फास्ट होती है। ये तो समझ में भी आता है। ये तो इधर घटना घटी और उधर उसकी कमेंट्री इमिजिएट कर देता है मन, उसमें बीच में गैप नहीं दिखता, लेकिन गैप है। घटना घटने के बाद मन का प्रवेश होता है। हैपनिंग्स की बात कर रहे हैं। प्रतिसंवेदन से भी जो कुछ घटता है ना, मन बाद में प्रवेश करता है। इवन जो कुंडलिनी जागरण होता है ना, जब आमतौर पे रात में होता है, जब कुंडलिनी जागरण होता है ना, तब मन वहाँ पर भी कमेंट्री कर रहा होता है, कोशिश करता है जोर जोर से बोलने की। वहाँ भी कमेंट्री करता है, लेकिन उसकी कमेंट्री सुनी नहीं जाती। वो इतनी बड़ी घटना घट रही होती है कि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता। वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह होती है उसकी कमेंट्री, लेकिन तब भी वहाँ कोशिश करता है। पूरी मूर्खता दिखती है वहाँ पर। जब कुंडलिनी जागरण होता है और तब जो है मन जो कमेंट्री कर रहा होता है, तरह तरह की बातें कह रहा होता है, वह भी कहीं दूर से दिख रहा होता है, और फुल्ली एक जोकर की तरह दिख रहा होता है। तब दिखता है, अरे ये क्या पागलपन है, इससे हिप्नोटाइज रहे हम, इस मन से। ये पागलपन चलता रहा। वहाँ उसकी कमेंट्री चल रही होती, कहीं दूर चल रही होती है, और ऊर्जाओं का खेल चल रहा होता है, और समझ में आता है कि इसकी कमेंट्री की वैल्यू ही नहीं है कुछ, ये कहीं से कहीं संबंध ही नहीं है, जबरदस्ती का प्रोग्राम है ये। तो उसके बाद भी मन की कमेंट्री करता रहता है। कि मन कमेंट्री करने की मशीन है, वो अपना काम करता है। मन को जो काम है, मन का अपना काम करता है। अब बोलो कि मन काम क्या बोले, ये जो आरओ मशीन है, ये पानी को साफ क्यों करती है? ये टीवी में ये अपना सब क्यों दिखते हैं, फिल्में, वो जो चित्र दिखते हैं, चलचित्र क्यों दिखते हैं टीवी में? अरे है उसी के लिए। मन का काम ही कमेंट्री है, मन का काम ही कमेंट्री है। समझ में आता है, दिखता है, फिर भी वो बड़बड़ क्यों करता है? जो दिखता है बड़बड़ कर रहा है। भाई वो कर रहा है, जिसका जो काम है वो कर रहा है। नहीं मतलब फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है, उसको
उसका एग्जिस्टेंस ऐसा है कि वो एक चलती फिरती चीज है। जब तक चल रही है वो है, जब तक चल रही है वो है, इसलिए वो लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है। वह चलने के कारण उसका एग्जिस्टेंस है। रुका हुआ मन जैसी कोई चीज नहीं होती। सब कुछ शांत मौन हो गया मतलब मन है ही नहीं वहां पर। मन कहीं आराम करने गया या उधर बैठा है उधर बैठा है, ऐसा होता ही नहीं, मन है ही नहीं। मन एक प्रोसेस है, चलती हुई चीज है, तो मन लगातार चलता रहता है। मतलब कि जब साक्षी जैसा कुछ जो हम कहते हैं वो जब होता है फिर भी वो मन एग्जिस्ट होता है कभी भी, क्योंकि साक्षी भी है वहाँ पे सेपरेशन। एक्चुअली वो साक्षित्व जो ऐसा साक्षित्व है वो साक्षित्व हुआ नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं साक्षी को भी जाना चाहिए। कुछ ग्लिम्स आती हैं, कुछ ग्लिम्स आती हैं कि सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है ना। तो उसमें जो है मन की कमेंट्री भी होती है, उसमें मन की कमेंट्री भी होती है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है में मन की कमेंट्री भी होती है, मन भी वहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन उसका अर्थ है कि उन क्षणों में कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया, सब कॉन्शियस माइंड छोटा हो गया। सब कॉन्शियस माइंड डिलीट नहीं हुआ, सब कॉन्शियस माइंड का कचरा भी चला नहीं गया, वो रखा है। जैसे ही तुम हो गए फिर वो फैल जाएगा, फिर अपनी जगह घेर लेगा। कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस्ड हो गया और वापस फिर फैल के अपनी पूरी जगह ले लेगा। टेम्पररी कंप्रेस्ड हुआ, टेम्पररी है ना। लेकिन एक ग्लिम्स आ गई उसको, लेकिन कंप्रेस नहीं करना है, डिसॉल्व करना है। साक्षित्व का आनंद आ गया, चीज़ समझ में आ गई। अब समझ में आ गई तो यह भी समझ लो कि तो कंप्रेस्ड तो किसी कारण से, किसी विधि के, किसी प्रयास से, सदगुरु की मौजूदगी में, किसी ऊर्जा से कभी कभी कंप्रेस्ड हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है और तुम्हें थोड़े बहुत अनुभव आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कंप्रेस्ड होकर के वापस फैल के अपनी जगह ले लेता है। अब करना क्या है, इसे डिसॉल्व होना है। तो डिसॉल्व होने के लिए जो जैसा है उसको जैसा के तैसे जानना पड़ेगा। जो जैसा है, सबकॉन्शियस माइंड जैसा है, जैसे पैटर्न है, जो भी सिस्टम है, उसको जैसा का तैसा जानना पड़ेगा, बगैर किसी प्रतिक्रिया के, बगैर किसी एसोसिएशन के। उसे प्ले होने दो, उसे प्ले होने दो और उसके प्रतिरोध में न रहो कि क्यों चल रहा है, ये क्यों आ गया है, इसे नहीं होना चाहिए। काहे पागलपन में पड़ रहे हो, काहे रिएक्ट कर रहे हो, काहे उसे मैनेज कर रहे हो, काहे मैनिपुलेट कर रहे हो, क्यों इतना गुणा भाग जंजाल क्यों फैला रहे हो। तुम ही जंजाल फैला रहे हो और बोल रहे हो कि ऐसा वैसा, तुम इसे अपडेट कर रहे हो। अरे कुछ नहीं करना है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाएगा। कुछ करो मत, उसे प्ले होने दो ना, प्ले होने दो, एसोसिएट मत हो। तो उसका प्ले लास्ट प्ले होगा। वह प्ले कैसा होगा, लास्ट प्ले होगा। यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो जागरूक रहोगे, जागरूकता तुम्हारी बनी रहेगी, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड अपनी जगह बना रहेगा। कॉन्शियस माइंड अपनी जगह बना रहेगा, कुछ नहीं करने से कॉन्शियस माइंड बना रहता है, तुम्हारे कुछ करने से सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड ने तुम्हें हैकिंग कर लिया, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। का मतलब तुमने कुछ किया, यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस अपने दे दिया, तुमने एक्सेस को डिलीवर किया उसे, और तो उसने तुम्हें हैक किया। तुम बोलते हो मुझे कैसे हैक कर लेता है, अरे तुम ही तो उसको एक्सेस देते हो, कुछ करते हो और एक्सेस दे देते हो। अपना ज्ञान बीच में लाए, एक्सेस दे दिया, अपनी बुद्धि बीच में लाई, एक्सेस दे दिया। जैसे तुम करते हो एक्सेस उसको उसके हाथ में दे देते हो, एक्सेस उसे दे दिया तो उसे तो अपना काम करना ही करना है। तो तुम्हें फुसलाता है, तुम फट से एक्सेस उसके हाथ में दे देते हो। अरे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, तुम्हें रिएक्ट करना ही नहीं है, तुम्हें सुधारना ही नहीं है, तुम्हें आलोचना नहीं करनी है। अरे क्यों आ गया, इसे हट जाना चाहिए, यह बुरा है, ऐसा है। काहे गड़बड़ करते हो, सब करना गड़बड़ है। कोई गड़बड़ करता है कैसी, बोले हाँ अब ध्यान घट जाना चाहिए, अब समाधि हो जानी चाहिए। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तुम ध्यान और समाधि तुम लाओगे, तुम सक्षम हो ध्यान और समाधि लाने के लिए। अरे तुम ही तो समस्या हो, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, होने दो। तो प्ले होगा, जाना जा रहा है, तुम नहीं जान रहे हो, जाना जा रहा है। तुम जानोगे तो समस्या है, तुम जानोगे तो समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि तुम हो ही समस्या। जाना जा रहा है तुम्हारे द्वारा नहीं, जिसको जानना है वह जान रहा है, तुम बीच से हट गए।
तब साक्षी होता है, प्योर साक्षी। तब प्ले होता है, प्ले हो रहा है तब राइट रीलिविंग होती है। तब क्या होता है? राइट रीलिविंग होती है। फिर से उसे ठीक से जिया जा रहा है, जिसे तुम ठीक से नहीं जी पाए थे। नहीं जी पाए थे तो फिर से जीने की उसकी इच्छा थी, उसको ठीक से फिर से जीना चाहिए था तुम्हें। ऐसा मैनेज करना था, ऐसा होना था, वैसा होना था, आग्रह दुराग्रह ये वो सारे टूल्स उसमें इन्वॉल्व हैं जो उसे बिल्ड करते हैं। ऐसा भोगेंगे तो आनंद आएगा, यह होगा वैसा होगा, और प्रोग्राम तुमने बना के डाला। तुम इसे फिर से चाहते थे, अब जो है उसे जी लो, जैसा है जी लो। न हमें सुधारना है, न उसे मैनेज करना है, न उससे कुछ पाना है। क्या है? प्रकट कर अपना स्वरूप, प्रकट कर और डिजॉल्व हो जा। समझना हमें है ही नहीं, उससे जो पैदा होता है हो जाए, जो पैदा होता है हो जाए। इन्वॉल्व नहीं होगे तो अपना दुख तो होगा नहीं, संताप होगा नहीं, पश्चाताप होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इन्वॉल्व नहीं होगे तो कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जो पशु को होता है कष्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कष्ट होगा। कष्ट होगा तो कष्ट भी जाना जाएगा, और कष्ट के साथ भोग पूरा हो जाएगा। भोग है ना, कष्ट दे निकल जा। हम दुखी नहीं होंगे, कष्ट हो जाए। हम संतापग्रस्त नहीं होंगे, कष्ट हो जाए, चलेगा ना। कष्ट स्वीकार्यता है ना, कष्ट के लिए तो कष्ट ही तो होगा ना। हमारी स्वीकार्यता है कष्ट के लिए, बाकी और चीज़ नहीं होगी उसमें। प्ले कर रहा है, प्ले कर। कष्ट देता है, कष्ट दे। कुछ और अपना संवेदना देता है, देता रहे। संवेदना भी दूर से जानी जा रही है, हमें नहीं इन्वॉल्व होना है, का है हमें कुछ करना नहीं है। प्ले उसका ख़त्म, उसका खेल ख़त्म। अगला आएगा, वह प्ले करेगा, वह डिज़ॉल्व होगा, फिर अगला आएगा, फिर अगला आएगा। तुम्हारी सहजता बढ़ेगी, तुम्हारा सम्यक दर्शन बढ़ेगा। तुम इन्वॉल्व नहीं होगे और तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तुम्हारा समय का बोध कम होगा, तुम्हारा समय का बोध कम होगा। उससे क्या होगा कि वह प्ले जो है, तुम अभी भी तुम्हारा दुराग्रह रहता है, उस प्ले को पूरा देखोगे। ये एक प्ले है ना, वो टाइम खाएगा, फिर दूसरे प्ले थोड़ा कम टाइम खाएगा, फिर तुम थोड़े रिलैक्स होते जाओगे, रिलैक्स होते जाओगे, रिलैक्स तो अनरिलैक्स हो कहीं ना कहीं, रिलैक्स होते जाओगे, रिलैक्स होते जाओगे। तुम अपने सेंटर में ज़्यादा पहुंचते जाओगे। रिलैक्स का मतलब अपने सेंटर की ओर गति करते जाओगे। तब जो है वह प्ले जो है, वह माइक घटनाएं फास्ट होती जाएंगी और तुम पूरे को जियोगे। तुमने एक प्ले को 10 मिनट में जिया था, तब वो डिज़ॉल्व हुआ था। दूसरे प्ले को तुम 8 मिनट जियोगे और डिज़ॉल्व होगा। तीसरा 1 मिनट में होगा, फिर 1 सेकंड में होगा, फिर 1 सेकंड में तुम हजारों प्ले पूरी तरह से जी जाओगे। तुम 1 सेकंड में करोड़ों प्ले जी सकते हो तटस्थ भाव से, और सब डिज़ॉल्व हो जाएंगे, है ना। अरे समय का बोध सब अलग अलग होता है। तुम्हारी दुराग्रहों के कारण तुम इस समय के बोध को जी रहे हो। तुम्हारे दुराग्रह रिलैक्स हो जाएंगे तो तुम्हारे समय का बोध अलग हो जाएगा। देखते नहीं कीड़े एक सुबह पैदा होते हैं, शाम को मर जाते हैं। हाँ, तुमने जो 70-80 साल में नहीं किया वो एक दिन में कर जाते हैं, उससे ज़्यादा कर जाते हैं। सारे प्रेम प्यार लव अफेयर सब कर जाते हैं, तलाक शादी सब कर जाते हैं, बच्चे पैदा कर जाते हैं, पाल पोस के बड़ा कर जाते हैं, उनको स्टेबल भी कर जाते हैं। तुम स्टेबल नहीं कर पाते, अपने बच्चों को स्टेबल भी कर जाते हैं, उन्हें सब स्किल सिखा के जाते हैं कि कैसे जीना है। हाँ? लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी सब कर लेते हैं वो सुबह से शाम तक। तुम कहते हो इतना छोटा सा जीवन है इनका, बेचारे क्या जीते होंगे। वो भी सोचते होंगे अरे बेचारे 70 साल लगते हैं, इनकी बुद्धि काम करती है कि नहीं करती है। बुद्धि इनकी ठीक से काम करती है कि नहीं करती। 70 साल इतने छोटे से प्ले को 70 साल तक खेलते हैं, 80 साल तक खेलते हैं। इंटेलिजेंस है कि नहीं इनके पास में। वो मियाँ बीवी के झगड़े बोल 30 से 40 साल से करते हैं। अरे 10 सेकंड में झगड़े झाड़ से हुए और निपट भी गए, अलग भी हो गए। तो 30-40 साल से मियाँ बीवी के झगड़े चल रहे हैं, चले ही रहे हैं, ये झंझट चले ही रहे हैं। वो सोच सकते होंगे तो वो भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो जो है कुछ नहीं करना, सीखना क्या है, कुछ नहीं करना।
करने से कर्ता पैदा होता है, करने से तुम पैदा होते हो, करने से भ्रम पैदा होता है। तुम इल्यूजनरी बीइंग हो, तुम्हारी भ्रमात्मक सत्ता करने से पैदा हुई है। करने से कर्ता पैदा होता है, न करने से कर्ता विसर्जित हो जाता है, न करने से कर्ता विसर्जित हो जाता है। कर्म भी विसर्जित हो जाते हैं। सारे कर्म तुमने, तुम्हारे बटेरे हुए तो कर्म है ना, वही तो कर्म प्रारब्ध बनते हैं ना। यह करना था, यह ऐसा होना चाहिए था, यह वैसा होना चाहिए था, यह गलत हो गया, इसको सही करना है। कर्म तुम ही तो पैदा करते हो ना, कर करके ही तो कर्म पैदा करते हो ना। कर करके भी ठीक से नहीं करते हो, ठीक से नहीं करते हो तो फिर उसको फिर से करना पड़ता है। अब जब सब हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, तो ठीक और गलत का सवाल ही नहीं है। अब जो ठीक और गलत है ही नहीं तो फिर कर्म बनेगा कहाँ से? कर्म प्रारब्ध का मतलब क्या है कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। यह कर्म प्रारब्ध है। अब वो उसको फिर वैसा करना पड़ेगा। तुमने संचय कर लिया, तुमने संचय कर लिया ना, अब वो प्रारब्ध ना हो गया। कर्म संचय कर लिया, वो प्रारब्ध हो गया। अब उसे फिर से तुम्हें प्ले करना ही पड़ेगा। और राइट प्ले कभी नहीं कर सकते तुम फिर करने जाओगे तो वैसा ना होकर कुछ और हो जाएगा। अरे कम वक्त मैंने ऐसा करना चाहता है, फिर ये ऐसा हो गया, चलो इसको फिर से वैसा करना है। राइट प्ले तुम कर ही नहीं पाओगे, राइट प्ले तुम कर ही नहीं पाओगे। और राइट प्ले क्या है? राइट प्ले है ही, उसको जैसा का तैसा जान लो, राइट प्ले है। सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। तो राइट एक्सेप्टेंस, परम स्वीकार। परम स्वीकार का मतलब कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर लो। उस रास में, उस महारास में तुम शामिल हो जाओ। तुम अपना अलग से रास रचाने की कोशिश मत करो, अपना इंडिविजुअल रास रचाने की कोशिश मत करो, उस महारास में शामिल हो जाओ। कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, पूरी सृष्टि, पूरे डायमेंशंस अपने आप परफेक्ट चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं। यही लेसन है और कुछ लेसन है ही नहीं, इतना ही लेसन है। इसी लेसन के लिए तुमने यहाँ जन्म लिया है, तुम यहाँ हो, उस खेल का हिस्सा हो। यह लेसन तुमने सीख लिया, चक्र कैसा हो गया? पूरा हो गया, पूरा हो गया। चक्र पूर्ण होते ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।